नमस्कार। सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज से कक्षा 10 के साइंस विषय का संपूर्ण कोर्स पढ़ेंगे। तो इसमें आपको सरस्वती साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आपको कौन कौन सी सुविधा दी जाएगी वो देखते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेज दी जाएगी, साथ में PDF नोट्स के रूप में दी जाएगी और इसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे। तो इसमें पढ़ते हैं, हम देखते हैं। तो इसमें प्रथम अध्याय है, वो कौन सा है? भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य जो कितने अंक का है? 5 अंक का है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भोजन हम ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और भोजन में कौन सा भोजन हमें करना चाहिए, और उस भोजन को हम क्या कहते हैं, उस भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। और हम देखते हैं कि संतुलित भोजन करने से क्या लाभ है और असंतुलित भोजन करने से क्या हानि है। और उसके बाद में कुपोषण के बारे में अध्ययन करेंगे कि कुपोषण क्या है और कुपोषण कौन कौन से प्रकार का कुपोषण होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोषण। तो पोषण क्या होता है? पोषण है कि जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं, यानी जीवों के द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती है? पोषण। यानी जीव जो भी ग्रहण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उनकी जो प्रक्रिया है उसी को कहते हैं पोषण। अब पोषण ग्रहण करते हैं तो इसमें जो भी भोजन ग्रहण करेंगे तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व होने चाहिए। तो इसमें पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये आपके पोषक तत्व है जो हमारे भोजन में आवश्यक है। और जिस भोजन में ये होते हैं उनको हम कौन सा भोजन कहते हैं? तो इसमें उस भोजन को हम कहते हैं संतुलित भोजन। संतुलित भोजन कौन सा होता है? वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। अब देखते हैं कि संतुलित भोजन है उनको करने के क्या क्या लाभ है। तो संतुलित भोजन कौन सा हुआ? ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन करने के लाभ क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये शरीर को हम क्या प्रदान करता है? मजबूत बनाता है। यानी ये ऊर्जा देगा शरीर को, और शरीर को ऊर्जा मिलेगी जिससे हमारा शरीर क्या होगा? मजबूत होगा। उसके बाद में है 2 नंबर पर देखते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यानी भोजन यदि हमें अच्छा भोजन करेंगे, संतुलित भोजन करेंगे तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। फिर देखते हैं कि हमारे दिमाग को भी तेज करता है और स्वस्थ बनाता है। यानी हमें मानसिक और शारीरिक रूप दोनों रूप से ये क्या करता है? मजबूत बनाता है, स्वस्थ बनाता है। ये तो था संतुलित भोजन। और जिस भोजन के अंदर ये पोषक तत्व न हो उस भोजन को हम क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन। तो असंतुलित भोजन क्या होगा? संतुलित भोजन का जस्ट विपरीत हो जाएगा। जैसे संतुलित भोजन में है कि वह भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व हो उसको हम क्या कह देते हैं? संतुलित भोजन कहेंगे। यदि उस भोजन के अंदर ये पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन। तो असंतुलित भोजन में हम जैसे देखते हैं, जैसे जंक फूड करते हैं तो वो किस में आते हैं? असंतुलित भोजन में आते हैं। अब देखते हैं कि यदि असंतुलित भोजन किया जाए तो उससे क्या हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें आता है कुपोषण। तो क्या होता है कुपोषण? यानी जिसको संतुलित भोजन नहीं मिले तो उसके संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तो कुपोषण होगा। तो कुपोषण क्या होता है? कुपोषण तो इसमें देखते हैं कुपोषण क्या होता है कि भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्व की कमी होना ही क्या कहलाता है? कुपोषण। यानी जिस भोजन के अंदर जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें यदि लंबे टाइम तक किसी एक पोषक तत्व की या अधिक पोषक तत्व की यदि कमी हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? कुपोषण कहेंगे। अब कुपोषण है तो कुपोषण से हमारी शारीरिक और मानसिक रूप दोनों रूप से प्रभावित करेगा कुपोषण। यदि आप उचित रूप से पोषक तत्व नहीं मिलेगा शरीर को तो आपको कुपोषण से ग्रसित होना पड़ेगा। और कुपोषण से यदि आप ग्रसित हो गए तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप दोनों रूप से क्या होगी? क्षति होगी।
अब देखते हैं कि कुपोषण है वो कितने कौन कौन से प्रकार का। तो आपकी जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर 3 प्रकार के कुपोषण दिए हुए हैं। तो पहला कुपोषण है विटामिन कुपोषण, दूसरा देखते हैं प्रोटीन कुपोषण, और तीसरा है खनिज कुपोषण। अब प्रोटीन सबसे पहले देखते हैं विटामिन कुपोषण। ऐसे हम देखेंगे पहले कि विटामिन है वो कौन कौन से प्रकार के, यानी अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं और अलग अलग प्रकार से हमारे शरीर को उनकी क्या होती है, आवश्यकता। जिस प्रकार आवश्यकता होती है उसी प्रकार उस विटामिन की हमारे शरीर को लेना चाहिए। विटामिन की हमारे शरीर में आवश्यकता तो सूक्ष्म मात्रा में है, लेकिन यदि किसी एक ही प्रकार की विटामिन की कमी हो जाए तो हम उस रोग से क्या हो सकते हैं, ग्रसित। जैसे देखते हैं सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए है, उसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, उसका नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए को क्या कहेंगे, रेटिनॉल। दूसरा कौन सा है, विटामिन ए है उसको हम कहते हैं रेटिनॉल। और उसकी कमी यदि हमारे शरीर में हो जाए तो उससे कौन सा रोग हो सकता है, रतौंधी रोग हो जाता है। यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, रतौंधी रोग। और रतौंधी रोग यदि हमारे शरीर में हो जाए तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है, रात को कम दिखाई देगा या कम प्रकाश में भी आपको कम दिखाई देता है। यानी यदि प्रकाश कम हो या रात हो जाए तो उस टाइम हमें विटामिन यदि ए की कमी है हमारे शरीर में तो हमें कम दिखाई देगा। दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी है वो कई प्रकार का होता है। जैसे विटामिन ए है वो तो एक प्रकार का था जिसको रेटिनॉल कहते हैं, लेकिन विटामिन बी है वो कई प्रकार का होता है। तो इसमें आपको 3 प्रकार का दे रखा है। तो सबसे पहला है विटामिन बी1। विटामिन बी1 है वो थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी1 को हम क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। विटामिन बी1 को थायमिन। तो थायमिन है उसकी कमी, विटामिन बी1 यानी थायमिन है उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी नामक रोग हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, विटामिन बी1 है उसको किस नाम से जाना जाता है, थायमिन। यानी सीधा प्रश्न पूछ सकता है, 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कई बार कि विटामिन बी1 है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो थायमिन के नाम से। और उसकी कमी से रोग कौन सा होता है, बेरी नामक रोग। अब बेरी नामक जो रोग है उसके लक्षण क्या है कि हृदय की धड़कन है वो कम हो जाती है, पेशियां और तंत्रिका क्या हो जाती है आपकी, कमजोर हो जाती है। किसकी कमी से, विटामिन बी1 की कमी से। अब विटामिन बी2 है, विटामिन बी2 है उसको किस नाम से जाना जाता है, राइबोफ्लेविन। किसके नाम से जाना जाता है, राइबोफ्लेविन। अब राइबोफ्लेविन है उसकी कमी से, यानी विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस। और इसके लक्षण क्या है राइबोफ्लेविनोसिस के, होठ व मुख के किनारे की जो त्वचा है वो क्या हो जाती है, फटने लगती है। यानी कई बार हम देखते हैं कि हमारे मुख और होठ के जो पास की जो त्वचा है वो क्या है, फटने लगती है। तो वो कौन सा रोग है, वो राइबोफ्लेविनोसिस है। और किसकी कमी से होता है, वो विटामिन बी2 की कमी से। अब तीसरा आता है विटामिन बी3। यानी विटामिन बी है वो 3 प्रकार के दे रखे हैं इसमें, विटामिन बी1, विटामिन बी2 और विटामिन बी3। अब विटामिन बी3 है उसको किस नाम से जाना जाता है, विटामिन बी3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा, नियासिन के नाम से। और उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। और पेलेग्रा नामक जो रोग है उसकी लक्षण क्या है, जीभ व त्वचा है उन पर क्या है, पपड़ियाँ सी जमने लगती है, रूखा सा हो जाता है और उस पर पपड़ी सी जमने लगती है। अब उसके बाद में विटामिन बी3। विटामिन बी3 हमने देख लिया, नियासिन है उसका नाम है नियासिन, उसको पेलेग्रा नामक रोग होता है। और जीभ, उसके लक्षण क्या है, जीभ व त्वचा पर क्या जमना, पपड़ियाँ। अब है तीसरा, आगे वाला है वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी है वो आज के दौर में सभी को पता है कि विटामिन सी नामक तत्व, पोषक तत्व हमारे शरीर में होता है। विटामिन सी है वो क्या है कि उसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। उसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। जो आज कोविड-19 है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर किसकी सलाह दे रहे हैं, विटामिन सी की। और विटामिन सी है वो सबसे ज़्यादा होता है किसमें, जो खट्टे फल होते हैं उसमें होता है।
और खट्टे फल में भी जो आंवला, नींबू वर्गीय जो फल है जैसे संतरा है, नींबू है, उसमें सबसे ज़्यादा है विटामिन सी होती है, और सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है आंवले के अंदर। अब देखते हैं कि विटामिन सी है उसको किस नाम से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्क्रीवी नामक रोग होता है। और उसके लक्षण क्या है, मसूड़ों में खून आने लगता है और त्वचा पर क्या जाने लगते हैं, चकत्ते से उभरने लगते हैं। किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से। अब है विटामिन डी। विटामिन डी है उसको किस नाम से जाना जाता है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन डी है वो बता दूं आपको, सूर्य का प्रकाश है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो प्राकृतिक रूप से हम किससे प्राप्त करते हैं विटामिन डी, सूर्य के प्रकाश से। ये नहीं है कि आप खड़े हो जाओगे तेज धूप के अंदर की विटामिन डी ले रहे हैं, सुबह का जो प्रकाश है उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलती है आपको। अब देखते हैं विटामिन डी है वो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है, और उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस नामक रोग हो जाता है। अब रिकेटस नामक रोग है उसके लक्षण क्या है, उससे क्या हो जाता है कि हड्डियां, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती है। किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से। और उसको किस नाम से जाना जाता है, कैल्सीफेरॉल। ये थे आपके विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और उस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है। आपको 6 प्रकार के आपके कोर्स में दे रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी और विटामिन डी। अब हम देखते हैं आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, और कौन कौन से प्रोटीन हमारे शरीर में प्रोटीन है उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटीन है। अब एक चीज़ और है इसमें, यदि आपको परिभाषा पूछ ली जाए कि विटामिन कुपोषण क्या है या प्रोटीन कुपोषण क्या है, खनिज कुपोषण क्या है, तो सीधी सी परिभाषा आप बना सकते हो कि विटामिन की कमी से होने वाले एक या लंबे समय तक एक या अधिक विटामिनों की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, विटामिन कुपोषण। या कह सकते हैं कि लंबे समय तक यदि प्रोटीन की कमी हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन कुपोषण। यदि लंबे समय तक किसी खनिज पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कुपोषण। अब देखते हैं प्रोटीन कुपोषण। तो प्रोटीन कुपोषण है उसकी कमी से आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें 2 प्रकार के रोग दे रखे हैं। 2 प्रकार के रोग कौन कौन से हैं, पहला है क्वाशियोरकोर नामक रोग, दूसरा है मेर्स्मस नामक रोग। तो क्वाशियोरकोर नामक रोग है वो क्या है कि केवल और केवल प्रोटीन की कमी हो जाए आपके शरीर में, यानी किसकी कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी से, जो सबसे ज़्यादा किस में होता है, बच्चों में होता है। एक चीज़ और है कि जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है प्रोटीन, और किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन है वो हमारे शरीर में को मजबूत बनाए रखने और प्रतिरोधक क्षमता देने के लिए सबसे ज़्यादा काम में आता है। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन में 2 प्रकार के रोग दे रखे हैं आपके पाठ्यक्रम में, क्वाशियोरकोर नामक रोग और दूसरा कौन सा है, मेर्स्मस नामक रोग। क्वाशियोरकोर नामक रोग है वो केवल और केवल किसी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। और जो मेर्स्मस नामक जो रोग है वो प्रोटीन और प्लस में किसी की कमी हो जाती है, ऊर्जा की कमी। प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो तो कौन सा रोग होगा, मेर्स्मस नामक रोग। और क्वाशियोरकोर नामक रोग केवल और केवल किसी कमी से, प्रोटीन की कमी से। अब इस क्वाशियोरकोर नामक रोग है उसकी कमी से जो रोग होता है उसके कौन कौन से लक्षण हैं, बच्चों का पेट फूलने लग जाता है। कई बच्चे हम देखते हैं कि उनका पेट क्या हो जाता है, फूलने लगता है छोटी अवस्था में, तो वो किसकी कमी है, प्रोटीन की कमी है। तो बच्चों का पेट फूलने लगता है, उनको भूख भी कम लगती है, और उनका जो स्वभाव है अन्य बच्चों की तुलना में क्या रहता है, चिड़चिड़ा रहने लगता है वो बच्चा। और उसकी त्वचा है वो पीली, शुष्क और काली धब्बेदार होकर क्या है, फटने लगती है उसकी। तो ये क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है क्वाशियोरकोर नामक रोग, और उसके ये क्या दे रखे हैं आपको, लक्षण है। अब देखते हैं दूसरा आपका कौन सा है, मेर्स्मस नामक रोग। तो मेर्स्मस नामक रोग आपने पढ़ा कि प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है, मेर्स्मस नामक रोग है। तो इसमें देखते हैं कि लक्षण क्या है इनके। तो शरीर सूख कर क्या हो जाता है आपका, दुर्बल हो जाता है, आंखें अंदर धसी हो जाती है और कांतिहीन और अंदर धसी सी हो जाती है आपकी आंखें।
ये भी क्या है, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, बच्चों में पाया जाता है। तो ये आप देख लोगे कि प्रोटीन की कमी से 2 प्रकार के रोग दे रखे हैं, क्वाशियोरकोर नामक रोग या मेर्समस नामक रोग। अब क्वाशियोरकोर नामक रोग है उसमें तो क्या होता है, पेट फूल जाता है। मेर्समस नामक रोग है उसमें क्या हो जाता है, शरीर आपका दुर्बल हो जाता है। अब आगे देखते हैं, तीसरा जो कुपोषण है वो आपका दे रखा है खनिज कुपोषण। कौन सा है, खनिज कुपोषण। अब खनिज कुपोषण है उसमें आपके शरीर में अनेक प्रकार के खनिज पोषक, आप सभी जानते हो कि अनेक प्रकार के खनिज तत्व होते हैं, उसमें आपके शरीर को कौन कौन से खनिज पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको जो है आपके शरीर को, वो कौन सा है, वो है आपका लौह है पोषक तत्व है। कौन सा, लौह। ये नहीं है कि आपके शरीर में आप कह दो कि लौह हमारे शरीर में कहाँ है, ये नहीं है। लौह की सूक्ष्म मात्रा आपकी किस में पाई जाती है, रक्त में पाई जाती है। और यदि आपके शरीर के अंदर लौह पोषक तत्व की कमी हो जाए, इसको बोलते हैं हम आयरन, यदि लौह की पोषक तत्व की कमी हो जाए तो रक्तहीनता और एनीमिया नामक रोग हो जाता है आपको। ये जो लौह है, आयरन है, वो आपके रक्त में पाया जाता है और रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसके निर्माण में सहायक होता है। इसीलिए यदि आपको लौह की कमी हो जाए, लौह आयरन की, तो रक्तहीनता और एनीमिया नामक रोग हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा दूसरा इसमें कैल्शियम। दूसरा जो आपके शरीर को आवश्यकता है किसकी, कैल्शियम की। यदि आपके शरीर में कैल्शियम तत्व की कमी हो जाए तो आपको कौन सा रोग होगा, आपकी जो हड्डियां और दांत है वो क्या हो जाते हैं, कमजोर। सभी को पता है कि आपकी हड्डियों में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और दांत है, दांत में भी क्या पाया जाता है, ज़्यादा कैल्शियम। तो उसकी यदि आपके शरीर को कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी और दांत भी क्या हो जाते हैं, कमज़ोर, और जल्दी ही दांत आपके क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। उसके बाद में आप देखते हैं तीसरा है, वो कौन सा है, आयोडीन। अब आयोडीन है, उसकी कमी से हमारे शरीर में घेंगा नामक रोग हो जाता है, इसको बोलते हैं गलगंड नामक रोग, या कह सकते हैं गोइटर नामक रोग भी कह सकते हैं। अब गलगंड जो रोग है, घेंगा रोग, वो क्यों होता है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। और यदि आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो गई तो आपकी जो थायराइड ग्रंथि है, जो गले के पास में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, उसमें थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण क्या हो जाता है, बंद कर देती है वो थायराइड ग्रंथि। और आपका जब गला, थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है, फूल जाती है यहाँ से। उसको हम क्या बोलते हैं, घेंगा या गलगंड या गोइटर नामक रोग कह सकते हैं। अब आप आगे देखते हैं, आगे इसमें दे रखा है आपके, ये तो आपके मुख्य पोषक तत्व थे 3, कौन कौन से, आयरन, लोहा, कैल्शियम और आयोडीन। अब हम देखते हैं और भी पोषक तत्व है जिसकी मात्रा आपको शरीर को आवश्यकता होती है। तो अब देखते हैं, पहला है इसमें सोडियम। सोडियम है, उसके कार्य क्या है हमारे शरीर में, सोडियम पोषक तत्व है, आपको शरीर को क्यों आवश्यकता होती है। तो सोडियम क्या करता है कि हमारे जो मांसपेशियां हैं उसमें संकुचन और तंत्रिकीय आवेग संचरण में सहायक है। कौन, सोडियम। अब सोडियम है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किन में सबसे ज़्यादा सोडियम मिलता है हमें। तो सोडियम है वो आपको नमक, जो साधारण नमक होता है हम खाते हैं, जो सफ़ेद नमक बोलते हैं उसको, उसमें क्या होता है, सोडियम होता है। और मांस में भी पाया जाता है, जो मांसाहारी लोग हैं वो मांस से प्राप्त करते हैं, और दूध में भी सोडियम पाया जाता है। ये तो था सोडियम। दूसरा है आपका पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम है लगभग एक जैसा ही कार्य करते हैं। तो उसमें जो कार्य है वो सेम जिस सोडियम का था, मांसपेशियों में संकुचन होना, तंत्रिका आवेग में संचरण में सहायक होना। ये कौन सा है, पोटेशियम। अब इसमें जो स्रोत है, यानी किससे प्राप्त कर सकते हैं हम पोटेशियम, तो आपका जो भी ग्रहण करते हो आप, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में पोटेशियम पाया जाता है। अब है उसके बाद में सोडियम और पोटेशियम है, उसकी एक दूसरे की मात्रा क्या होती है, संतुलित होती है। कि सोडियम और पोटेशियम यदि एक की मात्रा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो आपके शरीर में रोग हो सकता है। तो इससे क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम दोनों आयनों की मात्रा समान होती है और तंत्रिकीय आवेग संचरण में ये सबसे ज़्यादा सहायक होते हैं। अब तीसरा हम देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम तो आपने पढ़ा ही है, ऊपर पढ़ रखा है हमने कि
उसके कार्य क्या है, हड्डियों और दांतों को क्या करना, मजबूत करना। ये किस में मिलता है कैल्शियम, दूध में पाया जाता है, अंडों में मिलता है, और हरी जो ताज़ा सब्जी होती है उसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिलता है। अब देखते हैं इसके बाद में है फॉस्फोरस। फास्फोरस जो है वो कैल्शियम के साथ में मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। आपकी जो हड्डियां हैं उसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम दोनों पाया जाता है। तो फास्फोरस है वो कैल्शियम के साथ मिलकर आपकी जो हड्डियां हैं उसको मजबूत बनाने में क्या करता है, सहायता। अब उसके बाद में देखते हैं कि इसके स्रोत कौन कौन से है। कैल्शियम किस किस में पाया जाता है, दूध में मिलता है कैल्शियम, हरी सब्जियों में, हरी ताज़ा सब्जी है उसमें लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। दूसरा जो दूध है, गाय का दूध बोल सकते हो, उसमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। तो दूध में, हरी सब्जियों में, बाजरा है उसमें पाया जाता है, सूखे मेवे जो काजू किशमिश जो होते हैं सूखे मेवे उसमें फॉस्फोरस पाया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं वो आगे वाला है वो आयरन, लोहा, जिसका प्रतीक क्या है Fe, वो किस में मिलता है। ऊपर आपने पढ़ा था कि लोहा है वो हमारे रुधिर में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, और रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण में क्या होता है, सहायक, कौन, लोहा, आयरन, और उत्तक ऑक्सीकरण में भी सहायक होता है। उत्तक ऑक्सीकरण में सहायक कैसे होता है कि यदि हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा तो हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीकरण में सहायक होता है, तो ये क्या है, उत्तक ऑक्सीकरण में सहायक है। अब देखते हैं कि लोहा है वो किससे प्राप्त कर सकते हो। ये थोड़ी है कि आपको आपके शरीर को बड़ी बड़ी लोहे की वस्तु ग्रहण कर लोगे, ये नहीं है। इसमें सूक्ष्म मात्रा में लोहे की आवश्यकता होती है। वो किससे प्राप्त करते हैं, हम दूध से प्राप्त करते हैं, बाजरे से प्राप्त कर सकते हैं, दही, ताज़ा दही है उसमें, सब्जियों में जो हरी ताज़ा सब्जी होती है उसके अंदर, गाजर में भी पाया जाता है लोहा, गुड़ है उसमें भी लोहा पाया जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आगे वाला। तो आगे वाला जो पोषक तत्व है, खनिज पोषक तत्व है, वो है आपका आयोडीन, जो आपने ऊपर मुख्य रूप में पढ़ा था। आयोडीन है वो उसका कार्य क्या है, आपको बताया था कि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण, यानी थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन की। अब देखते हैं आयोडीन किस किस में पाया जाता है। नमक में मिलता है, साधारण नमक में सबसे ज़्यादा मिलता है आयोडीन, उसे पूर्ति होती है। जामुन में पाया जाता है, हरी ताज़ा सब्जी है उसमें, काला नमक जो सिंधा नमक बोलते हैं उसमें, और समुद्री जो भी भोजन है उस सभी में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। अब देखते हैं आगे, ये कौन से थे, खनिज पोषक तत्व। तो आपने 3 प्रकार के जो कुपोषण पढ़े, उसमें विटामिन आपने पढ़ा कि विटामिन कौन कौन सी है, और उनके बारे में आपने पढ़ा कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। फिर आपने पढ़ा प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है और वो किस प्रकार हमारे शरीर को प्रभावित करता है। उसके बाद में आपने पढ़ा खनिज पोषक तत्व है और उसकी कमी, खनिज कुपोषण पढ़ा। खनिज कुपोषण में आपने पढ़ा कि कौन कौन से खनिज पोषक तत्व है कि आपके शरीर को आवश्यकता है और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अब हम पढ़ेंगे आगे वाला जो है पार्ट, उसमें आप पढ़ोगे कि मानव स्वास्थ्य है वो किस प्रकार प्रभावित होता है, और मानव स्वास्थ्य में हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर को किस प्रकार हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसमें हम सबसे ज़्यादा मुख्य आपको क्या है कि आपके शरीर को सभी, जैसे अब है कि भोजन के बिना रह सकते हो, 2-3 दिन भोजन के बिना रह सकते हो, क्या जल के बिना रह सकते हो, नहीं रह सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आप ये भी कह सकते हो कि जल ही क्या है, जीवन है, जल के बिना हम नहीं रह सकते जीवित। तो हम देखते हैं इसमें पीने योग्य पानी के गुण, जो पानी आप पी रहे हो, जल पी रहे हो, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा शरीर को आपको जल की आवश्यकता होती है और जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला है कि सबसे मुख्य रूप से हम देखते हैं तो आपको सीधा आंखों से देखने वाला कोई भी कण उसमें नहीं होना चाहिए, कोई भी वनस्पति नहीं होनी चाहिए, यानी जो हम बोलते हैं कि कचरा नहीं होना चाहिए पानी के अंदर, जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है छान कर। ये तो आप सभी को पता है कि जल को छान कर पीना चाहिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा है इसमें हानिकारक सूक्ष्म जीव न होना चाहिए। तो इसके लिए कि हम क्या कर सकते हैं, जल को उबाल कर पी सकते हैं।
उसके बाद में उनका पीएच मान क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, न तो अम्लीय होना चाहिए जल और न ही ज़्यादा क्या होना चाहिए, क्षारीय। उसका पीएच मान क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। और पर्याप्त मात्रा में क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। ऑक्सीजन है वो जल के अंदर घुली होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा के अंदर, जिसको बोलते हैं O2। अब देखते हैं, ये तो थे आपके पीने योग्य पानी के गुण, यानी हम जो जल पीते हैं उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि पीने योग्य पानी है, जल है, उसमें ये गुण यदि होंगे, यदि हम अच्छा जल पिएंगे, स्वच्छ जल पिएंगे, तो उससे हमारे शरीर को लाभ क्या क्या है। तो सबसे पहले है, शरीर से जहरीले पदार्थ है वो बाहर निकल जाएंगे, यानी आपके शरीर में कोई भी प्रकार का जहरीला पदार्थ नहीं रहेगा किस सही पानी यदि हम पिएंगे। दूसरा कौन सा है, शरीर रोग मुक्त रहता है, किसी प्रकार का रोग नहीं होता यदि आप दिन में 8 से 10 गिलास, यदि स्वच्छ व्यक्ति है वो 8 से यदि 10 गिलास स्वच्छ जल पीता है तो उसको किसी भी प्रकार का रोग होने का डर नहीं रहता है। और क्या होता है, शरीर चुस्त रहता है, ऊर्जावान बना रहता है। यदि आप सही स्वच्छ जल पीते हो, आपको थकान का एहसास नहीं होता है जल्दी से। यदि आप स्वच्छ जल का उपयोग करते हो तो जल्दी से आपके शरीर को थकान का एहसास नहीं होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है आपकी। यदि आप स्वच्छ जल पी रहे हो तो आपको आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होगी, किस जल्दी से आपके शरीर को किसी भी प्रकार का जो रोगाणु है वो अटैक नहीं कर सकता है। और उसके बाद में हम देखते हैं, अनावश्यक चर्बी नहीं बढ़ेगी। आपका जो मोटापा है उसको कमी करने में भी सहायक कौन है, जल है। उसके बाद में है, आपको जो फेफड़ों में संक्रमण होता है, अस्थमा बोलते हैं, यानी आज की जो बीमारी है कोविड-19, वो क्या है, सबसे ज़्यादा किस पर अटैक कर रही है, फेफड़ों में अटैक कर रही है। और यदि हम स्वच्छ जल पिएंगे तो क्या है कि हमारा जो फेफड़ा है वो जल्दी से संक्रमित नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी। आपके एक जो आज सबसे बड़ी समस्या है वो पथरी की है, तो पथरी भी नहीं होगी। आंत है उससे संबंधित बीमारी भी नहीं होगी आपको यदि आप स्वच्छ जल पियोगे। और पर्याप्त मात्रा में रेशों की जो आपूर्ति है वो भी आपके शरीर को मिलती रहेगी। ये सभी क्या है, पीने योग्य जो स्वच्छ जल है उसके लाभ है। अब हम आगे देखते हैं, इसके बाद में आगे जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि दूषित जल है। यदि आप स्वच्छ जल नहीं पियोगे तो आपके शरीर को किस प्रकार हानि होती है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, देखते हैं। ये तो आप सभी को पता ही है कि यदि जल स्वच्छ नहीं होगा तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो क्या होगा, सूक्ष्म जीव जैसे विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कृमि जनित रोग है, जो जीव है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सूक्ष्म जीव, यदि आप स्वच्छ जल नहीं पियोगे, दूषित जल पियोगे, तो सूक्ष्म जीव जो हमें आंखों से सीधे दिखाई नहीं देता है। इसीलिए कहते हैं कि जल को क्या होना, उबाल कर पीना चाहिए। पहले उबालो और फिर उसको ठंडा करके आपको पीना चाहिए। दूसरा है, यदि ये जो सूक्ष्म जीव आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो हैजा हो सकता है, पेचिस जैसी अनेक जो बीमारियां हैं वो दूषित जल से हो सकती है। वायरल संक्रमण होने का सबसे ज़्यादा खतरा, यदि आप दूषित जल पीते हो तो जो वायरल संक्रमण है वो सबसे ज़्यादा आपको शरीर पर आक्रमण करेगा। जैसे हेपेटाइट, फ्लू रोग है, कोलेरा है, टाइफाइड है, पीलिया जैसी अनेक जो बीमारियां हैं वो आपके शरीर को संक्रमित कर देती है। और ये भी है कि यदि दूषित जल पियोगे, जो आज को जो हम देखते हैं कोरोना है, वो कोरोना में सबसे ज़्यादा डॉक्टर क्या बताते हैं कि आप गर्म पानी पियो। गर्म पानी क्यों? कि यदि ठंडा पानी पियोगे तो आपके शरीर को जो वायरस है वो सबसे ज़्यादा अटैक करता है। और अब इसके बाद में हम देखते हैं बाला या नारू रोग, जो आपको अब तो नहीं है लेकिन प्राचीन समय में क्या है, ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में फैलने वाले जो रोग था वो कौन सा था, बाला या नारू रोग। और जो नागौर साइड का जो इलाका है उसमें सबसे ज़्यादा बाला या नारू रोग फैलता था। तो इसमें देखते हैं कि बाला या जो नारू रोग है ये क्या है, उसका रोगजनक है वो कौन सा है, ड्रेकनकुल्स मेडिनेसिस। यदि ये आपको परीक्षा में एक छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं कि बाला या नारू रोग है, उसका रोगजनक का नाम बताओ, तो क्या बताओगे आपको, ड्रेकनकुल्स मेडिनेसिस, ये इसका रोगजनक है।
ये किस प्रकार अटैक करता है आपके शरीर में। इसकी जो मादा कृमि है वो क्या करती है, दूषित जल के अंदर अपने क्या है, अपने अंडे छोड़ देती है। और वो दूषित जल जिसमें इसने अंडे छोड़े, वो यदि हम पी लेंगे दूषित जल, तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, ये बाला या नारू है वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है और आपको क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। ये आपने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है कि सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भोजन है, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं, संतुलित भोजन कौन सा होता है, असंतुलित भोजन कौन सा होता है। और हमने पढ़ा कि कुपोषण क्या है, कुपोषण के बारे में हमने पढ़ा कि विटामिन है, विटामिनों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से प्रकार की विटामिन हमारे शरीर में आवश्यकता होती है। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रोटीन के बारे में, फिर खनिज लवणों के बारे में, और फिर हमने पढ़ा कि जो हमारा मानव स्वास्थ्य है उसमें सब जल किस प्रकार आपके शरीर में सहायक होता है। तो थैंक यू।